आपके आंसर से ये प्रतीत होना चाहिए कि आप कितने एडमिनिस्ट्रेटिव हो। जो वो जगह है उसका काम है कि आपको शिक्षण और प्रशिक्षण इतना मजबूत देना कि आप कैसी भी परिस्थितियों में अपने आप को संभाल सको, तैयार कर सको। जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो कुछ ऐसे 4-5 सब्जेक्ट्स हैं जो आप शुरू से आखिरी तक पढ़ते हैं। हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई। हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में बैठे हैं और 20 जनता मेरे सामने है और सभी की अलग अलग समस्याएं हैं। सभी को सटीक तरीके से शाब्दिक सीमा में रहते हुए आपको आंसर करना है। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा सिर्फ हमारे ज्ञान का ही नहीं बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य का भी टेस्ट लेती है। इसकी तैयारी के दौरान हमारे दोस्त कब पीछे छूट जाते हैं पता ही नहीं चलता। हम सब इसकी तैयारी के दौरान किसी अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं और इसका प्रभाव पड़ता है हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर। और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है यूपीएससी और मानसिक स्वास्थ्य। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 गेस्ट आ रहे हैं। जोरदार तालियों से हम सबका स्वागत करेंगे उन सबका। तो हमारे जो फर्स्ट गेस्ट हैं वो हैं ऐश्वर्यम प्रजापति, जिन्होंने इस वर्ष यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में AIR 10 रैंक प्राप्त की है। हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं गौरव सर, जो 2016 बैच के अधिकारी हैं। और हमारे आज के इस सेशन के जो अंतिम गेस्ट हैं वो हैं कंचन चौधरी, जो IS एकेडमी लबासना में योगा कोच रह चुके हैं। और अब बिना देरी के हम आज का सेशन शुरू करते हैं। मैम, मेरा नाम साहिब बाबू है। मैं बिहार से मुजफ्फरपुर से रहने वाला हूँ। मेरा पहला सवाल ऐश्वर्या मैम आपसे है कि आखिर क्या ढूंढता है यूपीएससी हमारे में और हमें क्या करना चाहिए। यूपीएससी हमारे में क्या ढूंढता है, ये सवाल का जवाब आपको खुद ही मिलेगा जब आप देखेंगे कि उसकी डिमांड्स क्या हैं, है ना। डिमांड्स इन द सेंस प्रैक्टिकल टर्म्स में कहा जाए तो यूपीएससी को आप एक एग्ज़ाम की तरह देखें और उसको कैसे क्रैक करना है, उसको कैसे पास करना है। जब आप उस माइंडसेट से पढ़ेंगे और उस माइंडसेट से अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे, तैयारी रखेंगे, उस तरीके से आप चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो आप में चाहता है कि आप देश दुनिया में हो रही कोई भी चीज़, कोई भी घटना को कितने खुले मन से, कितने खुले विचार से देखते हैं। उसके बारे में क्या आप अपनी राय बना पाते हैं। आपकी राय क्या आप 4 या 5 लोगों के बीच में जो उसी तरीके का एक्सपीरियंस रखते हैं उनके सामने वो व्यक्त कर पाते हैं। कितना रैशनली आप सोच पाते हैं, कितनी लॉजिकल थिंकिंग आप लगा पाते हैं, और उससे ऊपर आप कितने एक सेंसिटिव इंसान हैं। ये सारी चीज़ें आप में मूलतः यूपीएससी देखता है। एक परीक्षा के संबंध में देखा जाए तो परीक्षा के कुछ नियम होते हैं जो हमें एज अ स्टूडेंट या विद्यार्थी हमें पूरे करने होते हैं या हमसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि हम फोकस्ड रहें, डेडिकेटेड रहें, मेहनत करें तो ईमानदारी से करें। सो यही सारी चीज़ें, यही जो कोर वैल्यूज़ हैं, यही यूपीएससी हम में तलाशता है। हेलो सर, गौरव सर, मेरा सवाल आपसे है, क्या यूपीएससी के लिए कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी है? देखिए, अलग अलग चीज़ें हैं कि अगर हमें कोचिंग ज्वाइन करना है और कोचिंग नहीं ज्वाइन करना है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारा बैकग्राउंड क्या है। कोचिंग आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा नहीं सकती है। कोचिंग आपको IAS नहीं बना सकती है। अगर हम रोल माने कोचिंग का तो टेस्ट सीरीज के मामले में कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरव्यू, मॉक टेस्ट के लिए आप कोचिंग जा सकते हैं। लेकिन अगर यूपीएससी के सारे सिलेबस को कवर करने के लिए अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो ये बहुत ही क्रिटिकल चीज़ें हैं। डिसीजन लेना है कि आप का 2 साल आपको कोचिंग में ही निकल जाएगा और उससे कम समय में अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं बेहतर तरीके से। सबसे पहले आप डिसाइड करिए कि जैसे यूपीएससी का जो टोटल एग्ज़ाम है उसका डे बाय डे आप किस तरह से आप देखते हैं। जैसे प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू हो गया, तो इन तीनों को आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। अगर आप खुद तैयारी कर सकते हैं तो खुद तैयारी कर लीजिए। मॉक टेस्ट का सहायता लेना है तो मॉक टेस्ट कर लीजिए। और मेरा अपना जो मानना है वो आपको सबसे बेहतर जो आपको गाइड करेगा वो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और सिलेबस। इसे ही आप अपना कोचिंग माने, इसे ही आप अपना भगवत गीता माने या इसे ही आप अपना कुरान माने।
और इसी के अनुसार आप तैयारी करें और आगे बढ़े। तो मेरे हिसाब से कोचिंग की ज़रूरत नहीं है उस हद तक जो यूपीएससी की डिमांड करते। जैसे मैम ने ही आपको समझाया कि कोर वैल्यूज़ पे फोकस करो, आप ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ो, अच्छे से समझदारी रखो और ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, और बस यही चीज़ें करने का है। और टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए आप कोचिंग की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपको सतर्कता के साथ ज्वाइन करना है, क्योंकि जो यूपीएससी का पैटर्न है वो आप देखते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल है। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि कहाँ आप जा रहे हैं और अच्छी तरीके से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो कोचिंग का रोल बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको 2-3% ही आपको मदद कर पाएगा, बाकी आपको खुद से ही करना है। कॉन्फिडेंट रहिए और अच्छे से करिए तैयारी। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरा प्रश्न कंचन जी से है। तो कंचन जी, जैसे कि आपके बारे में है कि आपने लबास्टा के अंदर काफ़ी सेशन लिए हैं और यूपीएससी की जर्नी जो होती है काफ़ी कठिन होती है, जिसके अंदर काफ़ी प्रेशर जो है एस्पिरेंट्स फेस करते हैं। तो उस कठिन जो वक्त होता है उसके अंदर प्रेशर को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं योग के द्वारा। तो कुछ ऐसी टिप्स जो जो एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप कुछ ऐसे प्राणायाम या कुछ ऐसे व्यायाम आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि जब हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम के नाम से डरने लग जाते हैं। फिर जैसे-जैसे एग्ज़ाम की डेट्स पास आने लगती है, वैसे-वैसे धड़कनें बढ़ने और ज़्यादा लग जाती है, एंग्ज़ायटी लगने लगती है। ऐसा लगता है कि अब क्या होगा? मैंने इतना सिलेबस था, मैंने वो पूरा किया कि नहीं? ये सब होगा कि नहीं? तो सिंपल सा है, आपको उसके लिए थोड़ा-सा अपनी ब्रीदिंग पे फ़ोकस होना पड़ेगा, और वो सिर्फ़ एग्ज़ाम के लिए नहीं है। आप इसको अमूमन अपनी ज़िंदगी में भी अगर आप देखेंगे, तो जब आप बैठे हैं, आप कैसे बैठे हैं पहले तो वो देख लीजिए। हम कैसे बैठे होते हैं? पसर के, गुड़ के, गिर के। हम लोग अपनी स्पाइन को स्ट्रेट तक नहीं रखते। छोटा-सा काम है, शरीर है आपका जो सारी चीज़ों को आगे की तरफ लेकर जाता है, पर हम उसी के लिए अवेयर नहीं है। अब उसके बाद में आती है ब्रेथ। जब ढांचे के प्रति सजग नहीं है तो ब्रेथ के लिए तो आप अवेयर हो ही नहीं सकते। तो उसमें जब आप जितना अपनी ब्रेथ के लिए सजग हो जाएँगे कि आप इन्हेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, उसका रेशियो क्या है? मतलब कि आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, सिर्फ छाती वाले भाग तक ले रहे हैं, या सिर्फ आप एब्डोमेन से भी अपनी ब्रीदिंग को कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे-जैसे आप अपनी ब्रीदिंग को गहरा करते हैं, कैसी भी सिचुएशन हो, आप उसमें अपनी कामनेस को खत्म नहीं करेंगे। आप में एंजाइटी जैसे सिम्पटम्स आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपने अपनी ब्रेथ को रेगुलेट कर लिया है। अब प्राणायाम जो हो गया कि प्राण प्लस आयाम, अर्थात कि जो आपकी वाइटल फोर्स है, जो आपकी ब्रेथ है, वो उसका टूल है। अब उसको आप कैसे रेगुलेट करेंगे वो आप देखेंगे, किस तरीके से आप। तो उसमें सबसे पहला अनुलोम विलोम प्राणायाम करते कैसे हैं? मुट्ठी बनाइए सब लोग, हम ऐसे करके भी देख सकते हैं। पहले तो सब सीधे बैठिए, मैंने कहा उसके बाद में भी लोग सीधे नहीं बैठे हैं। सीधे बैठिए। अब अपनी मुट्ठी बनानी है, अपनी फर्स्ट 2 फिंगर, ये जो लास्ट की रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, उसको फ्री कर देना है, थंब को फ्री रखना है। इसको अपने, आप चेयर पर बैठे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बीच में लगा कि नहीं बहुत ज्यादा बर्डन हो गया है, बहुत एक्सोटिक लग रहा है, आंखें बंद की, इनहेल किया लेफ्ट से, एक्सहेल किया राइट से, फिर से इनहेल किया लेफ्ट से, आंखें बंद करनी है। मैंने आंखें इसीलिए बंद की थी कि आप सब भी करें। यस, इनहेल किया राइट से, एक्सहेल किया लेफ्ट से। इस तरीके से एक राउंड होता है, और उसको आप जितना ज्यादा कर सकते हैं वो अपनी स्पीड, अपने रिपीटेशंस को बढ़ा दीजिए, टाइम को बढ़ा दीजिए। अब लग रहा है कि कौन मुट्ठी बनाए, कौन हाथ करे, तो सिंपल आप बैठे हुए हैं, सिर्फ आंखें बंद करके अपने श्वास को गहरा कर दीजिए। आप देखेंगे जब आप ब्रेथ को गहरा करते हैं, अपने आप आपका ब्रेन शांत होने लग जाता है। भ्रामरी प्राणायाम आप कर सकते हैं, कानों को बंद करना है अपनी इंडेक्स फिंगर से, और हमिंग भी साउंड क्रिएट करनी है। ये 2 प्राणायाम ऐसे हैं जो कैसी भी सिचुएशन हो, आपको विद इन 5 मिनट्स नॉर्मल सिचुएशन में लेकर आ सकते हैं। कितना एग्जाम में जा रहे हैं, एग्जाम हॉल के बाहर खड़े हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा फील हो रहा है। मैंने देखा है लोगों को कि मेन से पहले वो जब हॉल के बाहर खड़े रहते हैं तो उनके एक्सप्रेशन होते हैं पानी पी रहे हैं बार बार। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उस चीज को इतना हावी बना लिया कि एक एग्जाम ही जिंदगी है क्या हमारी? नॉर्मल हमें खुश रहना है, एक पेपर है, एक इम्तिहान है, बस जाके देना है, सिंपल। पर उसमें अपने आप को हराना नहीं है, तो उसमें डीप ब्रेथ के साथ खेलना है। जितना ब्रीदिंग स्ट्रांग होगी उतना आप अच्छे से काम कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम
अशरफ है। मेरा क्वेश्चन कंचन जी आपसे है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के बिजी शेड्यूल में योग किस तरह काम आ सकता है? ओके, तो जैसा कि शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, हमें पढ़ने के लिए बहुत सारे सिलेबस होता है, बहुत सारी बुक्स होती है, टाइम नहीं मिलता, तो आप चेयर पर बैठे हुए हैं, चेयर पर बैठे हुए ही आप अपनी स्पाइन के 6 पॉसिबल मूवमेंट कर सकते हैं। कमर को बिल्कुल सीधा करना है। जब आप अपने रूटीन में हैं, आप करके भी देख सकते हैं। अभी आप जब सीधे बैठे हुए हैं, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए आपको अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। हाथों को इंटरलॉक करते हुए स्पाइन को खींचना है, ऑब्लिक स्ट्रेच देना है, राइट साइड में टिल्ट करना है, वापस इनहेल करते हुए स्ट्रेच करना है, ऑब्लिक टिल्ट देना है, लेफ्ट साइड में स्ट्रेच करना है। 3 पॉसिबल मूवमेंट हुए। ट्विस्टिंग करनी है। आप अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं, ग्रैब करना है अपनी चेयर को इस तरीके से कि आप अच्छे से अपनी स्पाइन को ट्विस्ट कर सके, अपने एब्डोमेन ऑर्गन्स को ट्विस्ट कर सकें। तो आपने राइट साइड ट्विस्ट किया, लेफ्ट साइड ट्विस्ट किया, ये नॉर्मल मूवमेंट है जो आप करते हैं। इसमें किसी को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो आप अपने आप अपनी चेस्ट को एक्सपेंड करते हैं, हाथों को पीछे की तरफ बांधते हैं। तो दीज आर द मूवमेंट। अब वो योग में उसमें ये स्पाइनल मूवमेंट हो गए कि आप बहुत देर तक सिटिंग पोस्चर में जब आप बैठे हुए हैं तो उसमें कैसे अपने आप को एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा, ब्रीदिंग का मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि ब्रीदिंग को आपको बहुत सहज तरीके से देखना है। अब उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो होता है आपका धारणा, दैट इज अ